हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को भौतिक विज्ञान के पाठ 1 प्रकाश के बारे में बताऊंगा। यह आप लोग के भौतिक विज्ञान का पहला वीडियो होगा। इस वीडियो को हम पार्ट वाइज बनाएंगे। आज के वीडियो में आप जैसा आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो का स्टार्टिंग है या पार्ट का स्टार्टिंग है, तो आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी प्रकाश के बारे में कुछ जो सामान्य चीज़ें होती हैं, जैसे प्रकाश के डेफिनेशन, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के क्या गुणधर्म होते हैं, और ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम जो वीडियो शुरू करेंगे उस वीडियो में आप लोग को, या आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरा वीडियो आएगा उस वीडियो से मैं आप लोग को प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे या कक्षा 8-7 में भी आप लोग को प्रकाश के बारे में बताया गया होगा, प्रकाश किसे कहते हैं। हम यहाँ समझते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देती है। ठीक, प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देती है तथा प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, या क्या इसका प्रोसीजर होता है, किस तरह से हमें प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई वस्तु है। ठीक है, हम क्या मानते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु है। तो यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है इस तरह से। यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये कोई वस्तु है और यह क्या है? प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जब ये प्रकाश की किरणें आके इस तरह से टकराती हैं, प्रकाश की किरणें आकर वस्तु से टकराती हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण आके वस्तु से टकरा रही है, तो इसको बोलेंगे आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, तो कोई आपतित प्रकाश किरण जब आकर किसी वस्तु से टकराती है तो वह परावर्तित होकर क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इधर भी जा सकती 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 है। ठीक है, वो क्या होगी? उसी डायरेक्शन में क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। तो अब ये परावर्तित कहाँ होगी, किस तरह से होगी, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि यह मानव नेत्र है या कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी किरण हो जाएगी? ये हो जाएगी परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, परावर्तित प्रकाश किरण। तो यहाँ पे देखिए ये आपतित प्रकाश किरण है और ये परावर्तित प्रकाश किरण। देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है? जब यहाँ पर आके वस्तु से टकराती है तो ये फिर क्या होती है? परावर्तित होती है, और ये परावर्तित होकर हमारी आंखों पर जाती है। तो यही परावर्तित प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें ये वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ से प्रकाश यहाँ पर आके न टकराता तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्या होता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से, अब देखिए प्रकाश का स्रोत प्राकृतिक हो सकता है, कृत्रिम हो सकता है। प्रकाश का स्रोत प्राकृतिक हो सकता है, कृत्रिम हो सकता है। तो प्राकृतिक में सूर्य वगैरह आते हैं और कृत्रिम में टार्च आता है, बल्ब वगैरह, सब सारे कृत्रिम आते हैं। कृत्रिम मतलब जो जिसको मनुष्यों ने बनाया है, और प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ।
प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की, हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है और प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, वस्तु पर आपतित होता है मतलब प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु से आके टकराता है। जैसे ये अगर हम बोर्ड माने, बोर्ड को किसी कोई वस्तु माने तो यहाँ से प्रकाश आके ऐसे टकरा रहा है। आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, हमको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपको ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश के कारण ये दिखाई दे रहा है। अभी अचानक से क्या हो, अगर सूर्य गायब हो जाए तो प्रकाश का स्रोत खत्म हो जाएगा और हमारे पास कोई टार्च बल्ब वगैरह ना रहे तो ना तो ये हमें बोर्ड दिखाई देगा और ना ही हमें ये इस पे लिखे अक्षर दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है मतलब आकर ऐसे टकराता है। ठीक है, आपतित होता है। ठीक, तो क्या होता है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तथा हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तब वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, यानी यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। क्वेश्चन बन सकता है हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, तो इसका जवाब है कि हमें वस्तुएं जो होती हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से आकर टकराता है या जब प्रकाश देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है या जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तब वह क्या होता है, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या अगर एक लाइन में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का परावर्तन न होता तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं या प्रकाश को हम कहां से प्राप्त करते हैं, कितने स्रोत होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश आता कहां से है। ठीक, तो बेटा प्रकाश जो होता है वो मुख्यतः प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। अगर हम प्रकाश के स्रोत की बात करें, सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के स्रोत, अगर प्रकाश के स्रोत की बात करें तो प्रकाश के दो स्रोत हो सकते हैं। एक हो सकता है नेचुरल जिनको हम प्राकृतिक बोलते हैं और दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल जिनको हम कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, पहला हो सकता है नेचुरल और दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। ठीक है, तो अब प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं या प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया या जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं, उन्हें हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं।
तो प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सूर्य है। कभी कभी एक नंबर पूछा जाता है कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत का सबसे बड़ा या प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत बताइए, ठीक है, या प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत बताइए, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत या सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य हमको क्या मिला? वो पहले से ही प्रकृति में मौजूद है इसलिए, ठीक है। सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं। और कृत्रिम स्रोत जो होते हैं, कृत्रिम स्रोत को हम मानव निर्मित स्रोत भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, ये तो प्रकाश की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? तो यहाँ पर मैंने बताया कि प्रकाश के दो स्रोत हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राकृतिक और दूसरा हो सकता है कृत्रिम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो प्रकाश के स्रोत यहाँ पे बना देते हैं, प्रकाश के स्रोत में यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक, और ये क्या है? कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक को नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल सोर्स, और इसको आर्टिफिशियल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक नेचुरल होता है, यानी प्रकाश के दो सोर्सेस होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल में क्या क्या आ सकता है? नेचुरल मतलब जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, तो प्रकृति में पहले से ही मौजूद हम लिख सकते हैं सूर्य तथा तारे आदि, तारे आदि, ठीक है, सूर्य तथा तारे आदि, ये क्या है? पहले से ही प्रकृति में मौजूद हैं। और कृत्रिम स्रोत को हम एक और नाम से जानते हैं, मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, ठीक है, मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत में आप अच्छे से जानते हैं, मानव निर्मित स्रोत में आप लिख सकते हैं लैंप, आप लिख सकते हैं बल्ब, आप लिख सकते हैं ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट आदि, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। अब बात आती है कि इनके आधार पर जो वस्तुएं होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक दीप्त होती हैं और एक अदीप्त होती है, ठीक है। एक दीप्त होती है और एक अदीप्त। दीप्त को बोलते हैं लुमिनस और अदीप्त को बोलते हैं नॉन लुमिनस, ठीक है। वस्तुएं जो होती हैं इनके आधार पर, प्रकाश स्रोत के आधार पर अगर हम देखें, प्रकाश स्रोत के आधार पर अगर हम वस्तुओं को बांटें, क्योंकि ये जो प्रकाश के स्रोत है ये भी कोई ना कोई वस्तु है, ठीक है ना। जैसे ये जो लैंप है, तो लैंप क्या है? कोई ना कोई वस्तु है, और ये बल्ब भी कोई वस्तु है, ट्यूबलाइट भी कोई वस्तु है। तो ढेर सारे जो प्रकाश के स्रोत होते हैं वो लगभग हम ये कह सकते हैं कि वो सारी की सारी वस्तुएं हैं। तो प्रकाश के स्रोत के अनुसार वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है दीप्त वस्तुएं और एक होती है अदीप्त, ठीक है। उन्हीं से कुछ ऐसी होती हैं दीप्त और कुछ ऐसी होती है जो अदीप्त। दीप्त को लुमिनस बोलते हैं और अदीप्त को नॉन लुमिनस बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः ही होता है, स्वतः होता है, या वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट या दीप्त वस्तुएं कहते हैं, तथा वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती तथा उन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वे अदीप्त वस्तुएं कही जाती हैं। जैसे अभी आप इस बोर्ड को देख लीजिए, तो अगर ये बोर्ड ऐसे रखा हुआ है और अचानक से लाइट गायब हो जाए, जैसे आपके घर में रात का समय है, अभी लाइट है, ठीक है, अचानक से लाइट कट जाए, आपके पास इन्वर्टर नहीं है या कोई भी प्रकाश का स्रोत नहीं है, तो फिर आपको ये बोर्ड दिखाई नहीं देगा, ठीक है, आपको ये बोर्ड दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब इसको आप टॉर्च जलाएंगे, लाइट आ जाएगी, फिर से ये बोर्ड दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बोर्ड को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है,
ठीक है। इस बोर्ड को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है। ये स्वतः ही दिखाई नहीं दे रहा है, ये स्वतः नहीं दिखाई दे रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका टॉर्च है तो टॉर्च को जलाएंगे फटाक से, टॉर्च आपको दिख जाएगा, सन आपको दिख जाएगा, बल्ब आपको दिख जाएगा। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती रहती हैं। तो जिनमें प्रकाश का उत्सर्जन होता है या जो प्रकाश के स्रोत होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि ये दीप्त हैं, और जिनमें जो प्रकाश के स्रोत नहीं है या जिनसे प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते वे क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश की क्या प्रॉपर्टी होती है, कितने गुणधर्म होते हैं प्रकाश की, क्या प्रॉपर्टी। हर एक चीज की प्रॉपर्टी होती है, हर एक चीज का गुणधर्म होता है। तो प्रकाश अगर एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश अगर एक प्रकार की ऊर्जा है और इसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो अब हमें ये पता करना है कि प्रकाश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, प्रकाश के कितने गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये प्रकाश फॉलो करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, इसकी कौन सी टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी मतलब क्या चाहता है वो, क्या प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है, इसकी चाल क्या होती है, कहाँ चाल अधिकतम होती है, कहाँ चाल कम होती है, ठीक है। तो अब हम अगला हेडिंग लगाएंगे प्रकाश के गुण। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब अगला हेडिंग लगाएंगे प्रकाश के गुण। गर्मी बहुत है, आप लोग थोड़ा बच के रहिए। चलिए अगला हेडिंग लगाते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ या प्रॉपर्टीज, गुणधर्म ढेर सारे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, ढेर सारे पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट को आपको लर्न रखना है, ठीक है। ये अगर आप हर एक पॉइंट को लर्न करेंगे तो आगे वाले वीडियो में आपको जो भी चीजें बताई जाएगा उसको समझने में आसानी होगा। देखिए पहला चीज क्या होता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, स्वयं दिखाई नहीं देता, किंतु इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। पहला इसका प्रॉपर्टी है कि प्रकाश अदृश्य होता है, ठीक है, या प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। जो नहीं दिखाई देता उसे हम अदृश्य कहते हैं, ठीक है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, किंतु जब प्रकाश रहता है, जैसे अभी आप ये मान लीजिए कि ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, रात का समय है, आपके यहाँ लाइट भी नहीं है, ना तो आपके पास इन्वर्टर है, सूर्य भी रात को नहीं, तो मान लीजिए आपको ये बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा या जैसे ही लाइट आ जाती है, ठीक है, तो ये बोर्ड आपको दिखाई देने लगता है। या फिर अगर आपके रूम में अंधेरा है तो जैसे ही लाइट आती है तो अंधेरे में जो रखी हुई वस्तुएं होती है लाइट के आने पर क्या होती है, दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो लाइट आ रही है, आप लाइट को नहीं देख रहे, इस चीज को आप याद रखिए, क्योंकि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक वेव है, प्रकाश क्या है, एक वेव है, वेव हम नहीं देख सकते, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, प्रकाश एक वेव है, प्रकाश कोई पार्टिकल्स नहीं है, प्रकाश कोई वस्तु नहीं है जिसको हम पकड़ लें और हम देख लें, ठीक है। जैसे मार्कर एक ऑब्जेक्ट है जिसको फटाक से हम पकड़ लेते हैं, चलो भैया इसको हम देख लिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रकाश एक वेव है और हम वेव को देख ही नहीं सकते, वेव को हम नहीं देख सकते, लेकिन वेव जो अपने इफेक्ट, वेव जो होता है वो अपने इफेक्ट को दिखाता है, इफेक्ट मतलब प्रभाव। तो इसी तरह से हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, मतलब प्रकाश क्या है, अदृश्य है, किंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब जब प्रकाश होता है तो अपने इफेक्ट को छोड़ता है, अपनी प्रॉपर्टी को दिखाता है, प्रकाश अपनी प्रॉपर्टी को दिखाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वस्तुओं को दिखा देना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पहला इसका प्रॉपर्टी हुआ
कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता या प्रकाश अदृश्य है, इसको आप लिख सकते हैं प्रकाश अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। नंबर 2 हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, गति करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नंबर 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखिए कि प्रकाश जो होता है वो टेढ़े मेढ़े जिगजैग नहीं जा सकता। मतलब प्रकाश या तो ऐसे चला जाएगा, या तो इधर चला जाएगा, या तो ऐसे चला जाएगा, या तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जा सकता है प्रकाश, ऐसे जा सकता है प्रकाश, लेकिन प्रकाश ऐसे नहीं जा सकता, या प्रकाश ऐसे ऐसे नहीं जा सकता। ठीक है ना, प्रकाश ऐसे ऐसे नहीं जा सकता है, टेढ़े मेढ़े पथ पे प्रकाश गमन नहीं करता है। हाँ, प्रकाश ऐसे जा सकता है, सीधा स्ट्रेट एकदम। प्रकाश सदैव ऑलवेज कभी भी वो टेढ़ा नहीं जा सकता। प्रकाश क्या होता है, सदैव सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नंबर 3 है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 में क्या होता है, प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से मार्केट जाना है, ठीक है, आपको यहाँ से मार्केट जाना है, तो अभी आप निकल मत जाइएगा, लॉकडाउन चल रहा है, आप जरूरी हो तभी घर मार्केट जाइए, नहीं जरूरी है तो घर में ही रहिए। और घर में हैं तो आपकी पढ़ाई भी हम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ समय के लिए कि आपको कहीं जाना है, तो आपको कहीं जाना है तो आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। आप सोचेंगे अगर काफ़ी नज़दीक है तो साइकिल से जाएंगे, और ज़्यादा दूर है तो बाइक प्रीफर करेंगे, और ज़्यादा दूर है या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास है, तो आप 4 व्हीलर चूज करेंगे। और दूर जाना है तो आप ट्रेन यूज़ करते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह जाना है तो हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। और भी दूसरे कंट्री में जाना होता है तो हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। तो मिला जुलाकर हम कर क्या रहे हैं, कहीं जाने के लिए कुछ माध्यम रूट है। साइकिल हमारे लिए क्या है, माध्यम है, क्योंकि साइकिल के द्वारा हम जा रहे हैं। ट्रेन क्या है, माध्यम है। बस क्या है, माध्यम है। 4 व्हीलर्स क्या है, माध्यम से। हवाई जहाज क्या है, माध्यम है। ठीक है, तो हमको कहीं जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी बिना माध्यम के हम कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, बिना माध्यम के हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, साइकिल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पैदल चलेंगे, हम अपने पैरों से चलेंगे। पैर कहाँ रखते हैं, रोड पे रखते, बाई रोड जा रहे हैं। अब हवा में तो उड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि हवा में तो कोई माध्यम नहीं है। ठीक है ना, हवा में तो कोई माध्यम नहीं है, तो हवा में से उड़ के हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमको जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन याद रखिएगा, प्रकाश को गमन करने के लिए या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर माध्यम आ जाता है तो रुकावट का कार्य करता है। ठीक है, यानी अगर ऐसे प्रकाश जा रहा है और हम यहाँ पे कोई माध्यम लाए, मान लो ये हमारा माध्यम, हम ऐसे प्रकाश जा रहा है, तो जब यहाँ पे जाएगा तो ये जो माध्यम होगा ये प्रकाश को रोक देगा या प्रकाश के मार्ग में रुकावट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश को गमन के लिए, गमन मतलब जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, या इसको कहते हैं प्रकाश के संचरण के लिए। ठीक है, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम से आवश्यकता नहीं होती है। तो जब माध्यम नहीं है, तो जहां पर कोई माध्यम नहीं होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। कोई माध्यम है ही नहीं तो उस स्थान को क्या कहेंगे, हम निर्वात कहेंगे। जब इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये बिना माध्यम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो बिना माध्यम जो होता है, जहां कोई माध्यम ही नहीं है, वो उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात। तो अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, यानी इसी में हम बढ़ा देंगे, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, या निर्वात में भी गमन करता है, में भी गमन करता है। गमन करता है मतलब जाता है।
ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी जाता है क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है और प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है। अब नंबर 4 हम देखेंगे। नंबर 4 इसका होगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों। अब ये क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? आप तालाब में कभी पत्थर मारे होंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि पानी हम कंकड़ उठा के फेंक देते हैं, बड़ा सा पत्थर या कुछ भी उठा के मिट्टी डाल देते हैं उसमें। तो जब आप वहां पे एक छोटा सा कंकड़ उठा के फेंकेंगे तो जो शांत पानी है आप उसमें देखेंगे ऐसे ऐसे लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या उत्पन्न होने लगती हैं? लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, जिनको हम तरंग कहते हैं। तरंग वही होता है, वेव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेव। लेकिन यहाँ बात है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए एक चुंबक है, एक चुंबक ये है। यहाँ पे इधर बनाते हैं, मान लीजिए एक चुंबक ये, एक चुंबक ये है। आप जानते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। अगर अपोजिट होंगे, अपोजिट पोल होंगे, यानी अगर विपरीत ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव होगा तो दोनों क्या होंगे? रिपल्स होंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर अगर एक समान ध्रुव अगर सेम पोल होगा, यानी उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, अगर इनको हम आपस में एक पास लाएंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे। लेकिन अगर यहाँ दक्षिणी ध्रुव हो गया और यहाँ उत्तरी ध्रुव हो गया, यानी यहाँ नॉर्थ, यहाँ पे साउथ हुआ और यहाँ पे नॉर्थ, या यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ हुआ, तो जब पोल उल्टा हो जाता है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है। लेकिन आपको ये बल दिखाई देता है? आपको ये बल दिखाई नहीं देता। आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो इसको पकड़ के खींच रहा होगा। देखो, इसको खींचने वाला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो इसको खींचने वाला यहाँ दिखाई देगा। दो चुंबक हम लिए हैं, अब दो चुंबक को हम ऐसे कर रहे हैं तो आपको एक बल का अनुभव होगा कि दोनों चुंबक एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे हैं। या दोनों को जब उल्टा कर देंगे हम, तो अगर ऐसे पास लाएंगे तो लगेगा दोनों धक्का कर रहे हैं। तो धक्का करने के लिए बीच में कौन है? कोई नहीं है। ठीक है, बीच में हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो वास्तव में क्या है? चुंबकीय तरंगे। हम ऐसा इमेजिन करते हैं, वो क्या है? चुंबकीय तरंगे। वही चुंबकीय तरंगे चुंबक को आकर्षित करती है। तो जैसे चुंबक को आकर्षित करता है, तो आकर्षित करने वाली तरंगे दिखती ही नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रकाश क्या आता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर वो विद्युत चुंबकीय तरंगे ना होती तो हमें जरूर दिखाई देती। ठीक है, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो अदृश्य होती है। इसलिए यहाँ पे पहले ही लिखा गया है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, गमन करता है। ठीक है, चौथा हमारा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर जाता है, होकर आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है, किंतु अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है, वापस उसी दिशा में लौट जाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। प्रकाश जो होता है आप देखे भी होंगे, जैसे मान लीजिए 4 व्हीलर का हेडलाइट देखे होंगे, 2 व्हीलर का हेडलाइट देखे होंगे। तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के हेडलाइट में पीछे लैंप लगा होता है, यानी बल्ब लगा होता है, और बल्ब के सामने एक शीशा लगा होता है या फिर प्लास्टिक का शीशा लगा होता है।
प्लास्टिक का कुछ ऐसा होता है जो पारदर्शी होता है। पारदर्शी माध्यम आप जानते हैं कि पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। तो जैसे शीशा होता है, शीशे में कांच जो होता है जो गाड़ियों में आगे लगा होता है, सामने ड्राइवर के सीट के ठीक सामने आगे उधर बाहर सामने का सारी चीज देखने के लिए उसे हम क्या करते हैं, पारदर्शी करते हैं, क्योंकि उससे आर पार देखा जा सकता है। ठीक है। और अपारदर्शी मतलब जो आपका दर्पण होता है वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है। प्लास्टिक बहुत सारे वस्तुएं अपारदर्शी, ईंट अपारदर्शी है, रबर अपारदर्शी है, लकड़ी अपारदर्शी है। तो ये सारी अपारदर्शी वस्तुएं और पारदर्शी वस्तुएं, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो पारदर्शी वस्तुएं होती है उनमें से प्रकाश क्या होता है, आर पार निकल जाता है। ठीक है। यानी प्रकाश के सामने अगर कोई पारदर्शी वस्तु आएगी तो प्रकाश उसमें से होकर उस पार निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई, जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ठीक है, तो बोर्ड आप देख रहे हैं, तो अगर प्रकाश ऐसे आएगा तो यहाँ से टकरा के फिर क्या होगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। लेकिन पारदर्शी में उस पार निकल जाता है। ठीक है। अगला है नंबर 6। देखिए अगला नंबर 6 में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। मैंने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर प्रकाश के मार्ग में कोई माध्यम आता है तो वह रुकावट का कार्य करता है। ठीक है। और कैसा कार्य करेगा, रुकावट का। कुछ ऐसे माध्यम होंगे जो पूरी तरह से प्रकाश को रोक देंगे, और कुछ ऐसे माध्यम होंगे जो इसकी स्पीड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे अभी हम कांच की बात करें तो कांच पारदर्शी है। कांच क्या है, पारदर्शी है। वायु भी पारदर्शी है, कांच भी पारदर्शी है, वायु भी पारदर्शी है, जल भी पारदर्शी है। इसी तरह से ढेर सारी चीज, ग्लिसरीन भी पारदर्शी है। ऐसे ऐसे ढेर सारी वस्तुएं ऐसी जो पारदर्शी होती हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं जो होती है वो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देती हैं। तो अब देखिए, जब अलग अलग माध्यम है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो जब चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो जब माध्यम आएगा तो प्रकाश की चाल जो होगी वो प्रभावित होगी। मतलब जो नॉर्मल उसका चाल होता है उससे उसकी चाल घट जाएगी जब भी माध्यम आएगा। जैसे निर्वात में कोई माध्यम नहीं, तो निर्वात में जो चाल होती होगी प्रकाश की, निर्वात कोई माध्यम नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती होगी, किसी अन्य माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता होगा तो निर्वात की चाल की अपेक्षा उसका चाल क्या होता होगा, घट जाता होगा। ठीक है ना। निर्वात की चाल की अपेक्षा उसका चाल क्या होता होगा, घट जाता होगा। तो इसीलिए हम अगला यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब, अगर माध्यम सघन हो जाएगा, अगर माध्यम डेंसर है, सघन है, या माध्यम का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, उस माध्यम में पार्टिकल्स ढेर सारे हैं, ढेर सारे पार्टिकल ठुसे पड़े हैं। जैसे अगर माध्यम सॉलिड हो गया, ठोस हो गया, ठीक है ना, तो ठोस हो गया तो पार्टिकल्स नजदीक हैं, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर माध्यम सघन है, माध्यम अगर सघन है तो प्रकाश की चाल ऑटोमेटिक घट जाएगी। अगर माध्यम विरल है तो प्रकाश की चाल कुछ ज्यादा होगी। लेकिन निर्वात से अगर तुलना करेंगे तो हमेशा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं कि निर्वात में इसकी चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसके इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में या इसके बाद वाले लेक्चर्स में अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लगभग
वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो लगभग निर्वात में चाल के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में हम चाहे वायु में प्रकाश की चाल हो चाहे निर्वात में प्रकाश की चाल हो, दोनों को हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रखेंगे। याद रखिएगा, वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग इतना ही होता है जितना निर्वात में होता है, क्योंकि निर्वात और वायु की तुलना करें तो बहुत ज्यादा इनके डेंसिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, अंतर होता है, लेकिन हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में हम वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों को हम बराबर रखेंगे। दोनों जगह हम रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट मैं इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रकाश परावर्तित है, जब कोई चमकदार पृष्ठ आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए चमकदार पृष्ठ एकदम प्लेन है, तो इससे जब प्रकाश टकराएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया ना, आपतित होगा तो फिर क्या हो जाता है, वो परावर्तित भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जब प्रकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो पहले तो आप ये जानिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी इसे क्या करना पड़ता है, विभिन्न माध्यमों में गति करना पड़ता है। तो जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक माध्यम वायु है, वायु से हमने प्रकाश को उत्पन्न किया। ठीक है, यानी प्रकाश का जो स्रोत था वो कहाँ पे था, वायु में था। तो अब यहाँ से देखिए, इसके नीचे हम यहाँ पे माध्यम बदल दिए, यहाँ पर हम माध्यम रख दिए जल। ठीक है, एक माध्यम वायु का है और एक माध्यम जल का है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण इस तरह से आती है, ठीक है, इस तरह से प्रकाश की किरण आई, यहाँ तक आई, अब यहाँ से माध्यम बदलना है। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रकाश क्या होता है, सदैव सीधी रेखा में गति करता है, यानी इसकी टेंडेंसी होगी कि ये ऐसे जाए सीधा, इस तरह से सीधा निकल जाए। ठीक है, इस तरह से क्या हो, सीधा निकल जाए, लेकिन माध्यम बदल रहा है, तो जब माध्यम बदलता है तो माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, और जब चाल बदल जाएगा तो इसका जो डायरेक्शन है या जो इसका पथ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सीधे न जाके प्रकाश इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, अपने मार्ग से देखिए क्या हो गया, विचलित हो गया। इसका मार्ग क्या था, ये इसका मार्ग था। ठीक है, ये इसका मार्ग था और ये इस मार्ग पे ना चल के ये थोड़ा सा इधर हो गया। यहाँ से जहाँ से माध्यम चेंज होता है वहां से प्रकाश अपने मार्ग को भी बदल देता है या मार्ग से विचलित हो जाता है। अगर इसको हम उल्टा समझें, अगर यहाँ पर हम रखें जल, ठीक है, जल से निकल रहा है, और यहाँ पर हम रख दें कांच, या यहाँ पे हम जल रखें और यहाँ पर हम रख दें वायु। ठीक है, तो प्रकाश की यहाँ पे माध्यम बदल देते हैं हम। ये देखिए, मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, इसको कैसे जाना था, इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माध्यम बदल रहा है। जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित। तो अब ऐसे ना जाके ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे न जाके ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, थोड़ा सट जाता है। तो इसको हम समझेंगे, प्रकाश की घटना होती है, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें हम समझेंगे किस तरह से विचलन होता है, कहाँ विचलन होगा, कब विचलन ज्यादा होगा, कब विचलन कम होगा, ये सारा हम प्रकाश के अपवर्तन में देखेंगे। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है अभी तक कि प्रकाश की जो किरण होती है, जो प्रकाश होता है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, ये देखिए जो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम यानी ये जो चीज हम लिखी है, मैंने लिखा है एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर हमने छोटा सा बिंदु जीरो बना दिया है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो लंबाई का मात्रक होता है, बहुत छोटा मात्रक होता है, लंबाई का बहुत छोटा मात्रक होता है। तो यहाँ पे प्रकाश जिसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, इंग्लिश में तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य एक लंबाई है, तो लंबाई का छोटा मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तो जो दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश मतलब जो वस्तुओं को दिखाएगी, स्पष्ट दिखाएगी, उसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य हो गया तो शायद वस्तुएं सही से दिखाई नहीं देंगी। यदि इस एंगस्ट्रॉम का अगर तरंग है, कोई प्रकाश है जिसका तरंग दैर्घ्य इतना है, इतने एंगस्ट्रॉम है 4000 से 8000 के बीच, तो ये प्रकाश हमें वस्तुओं को साफ साफ दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य का मतलब ये देखिए, जैसे ये हम मानते हैं, ये देखिए तरंगे ऐसे ऐसे तरंगे चल रही है, श्रृंग। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पे देखिए ये और ये, इसके बीच की जो ये लंबाई है ना, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। या हम ऐसा ही बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ होती है, इसी को बोलते हैं हम तरंग दैर्घ्य, इसी को हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो फिर क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, वह प्रकाश हमें वस्तुओं को स्पष्ट दिखा सकता है। ठीक है, इतने थे जितने आप लोगों ने लिखा, कुल आप लोगों ने 9 लिखा। ठीक है ना, कुल आप लोगों ने 9 गुणों को लिखा, प्रकाश के गुणधर्म या प्रकाश की प्रॉपर्टी की टोटल आप लोग प्रकाश की प्रॉपर्टी को 9 पॉइंट में लिखा, या टोटल 9 पॉइंट थे प्रकाश के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक ऑप्टिकल होता है, मीडियम मतलब माध्यम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल मीडियम कितने टाइप के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रकाशिक माध्यम की टाइप की अगर हम बात करें, तो माध्यम मतलब प्रकाश को किन किन मीडियम से होकर गुजरना पड़ता है, या प्रकाश को, क्योंकि हम यहाँ वायुमंडल में हैं, तो वायुमंडल में ढेर सारे माध्यम हमको मिलते हैं। कहीं जल भी हमको मिल जाता है, कहीं हमको देखने को मिलता है कि जल में प्रकाश जा रहा है, कहीं हमको देखने को मिलता है कि शीशे या कांच में प्रकाश जा रहा है, कहीं हमको देखने को मिलता है वायु में प्रकाश जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश किन किन माध्यम से होकर चलता है, या प्रकाश में कौन कौन से माध्यम आते हैं जिनको हम प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला हेडिंग हमारा रहेगा प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम इनको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ये क्या होते हैं। अब देखिए ऑप्टिकल मीडियम का मतलब होता है प्रकाश जिन जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, जिन जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रकाश जिन जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब वो 3 भाग कौन कौन से, यहीं पे लिख देते हैं। प्रकाशिक माध्यम के 3 भाग, पहला होता है जिसको हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। ठीक है,
दूसरा होता है अल्पपारदर्शी माध्यम, अल्पपारदर्शी माध्यम, और तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, मीडियम। ठीक है, और इसको बोलते हैं ओपैक मीडियम, OPAQUE, ओपैक मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपैक मीडियम, या पारदर्शी माध्यम, अल्प पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। तो अगर हम पारदर्शी माध्यम की बात करें तो वह माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से होकर गुजर सकता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। और अगर हम अल्प पारदर्शी माध्यम की बात करें तो वह माध्यम जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से होकर गुजर सकता है उसे हम अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और वह माध्यम जिसमें से प्रकाश होकर गुजर नहीं सकता या प्रकाश आर पार नहीं जा सकता वह अपारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, यानी अल्प पारदर्शी में प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो जाएगा, अल्प पारदर्शी में प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो जाएगा, अपारदर्शी में वो आर पार नहीं होगा, जबकि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप सब। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइट रेज, प्रकाश किरण। लाइट रेज क्या होती है, कितने टाइप की रेज होती हैं, ठीक है, और वो किस तरह से चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे लाइट रेज की, इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पे अगला हेडिंग लगाते हैं प्रकाश किरण एवं एक चीज और है इसमें, किरण पुंज, किरण पुंज जी। अब यहाँ पे हम इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं लाइट रेज या लाइट रे एंड बीम। ठीक है, बीम मतलब होता है किरण पुंज, क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो बेटा जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, लिख देते हैं यहाँ पे, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो कैसे गमन करेगा, एक सीधी रेखा में गमन करेगा। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है तो इसके मार्ग को किरण कहते हैं, इसके मार्ग को किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए क्या हो रहा है कि यहां से प्रकाश इस तरह से जा रहा है, तो सरल रेखा में यहां से प्रकाश निकल के इस दिशा में जा रहा है। तो ये देखिए जो मार्ग है, अगर इसको हम एक सीधी लाइन खींचे तो यहाँ पे देखिए हमको कुछ ऐसा चीज मिलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, किरण मिलते हैं, किरण कहते हैं। अब इसी किरण के झुंड को या किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो यहाँ पे लिखते हैं तथा इन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
बहुत गर्मी है। चलिए अब हम देखते हैं कि किरण पुंज कितने टाइप के होते हैं। ये जो किरणें होती हैं, किरण पुंज होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे किरण पुंज बेटा 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो किरण पुंज होंगे, प्रकाश किरण पुंज लाइट बीम जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहला जो बीम होता है वो आपका होता है कन्वर्जेंट, पहले बीम को बोलते हैं कन्वर्जेंट। दूसरा होता है डाइवर्जेंट, तीसरा होता है पैरेलल। ठीक है, कन्वर्जेंट मतलब होता है अभिसारी किरण पुंज। पहला होता है कन्वर्जेंट जिसे हम हिंदी में अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। दूसरा होता है डाइवर्जेंट जिसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा होता है पैरेलल जिसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी किरण पुंज 3 टाइप के हो गए। यहाँ पे लिख देते हैं, पहला अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लाइट बीम। ठीक है, कन्वर्जेंट लाइट बीम। सेकेंड होता है अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज जिनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट लाइट बीम। ठीक है, और तीसरा जो होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, इनको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम यानी समांतर किरण पुंज। 3 प्रकार की किरण पुंजें हो गई। आपका पहला हो गया कन्वर्जेंट, दूसरा हो गया डाइवर्जेंट, तीसरा हो गया पैरेलल। ठीक है, इन्हीं तीनों किरण पुंजों की पुंज की सहायता से हम आगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं। तो पहला था कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लाइट बीम, कन्वर्जेंट लाइट बीम जिसको हम क्या कहते थे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रकाश किरणों की पुंज या ऐसी प्रकाश किरण पुंज जो क्या होती हैं किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब जैसा लगे कि दूर दूर से आ रही है, किसी एक पॉइंट पे मिल जा रही है। जैसे कि देखिए इस टाइप से, ठीक है, ये देखिए ये है डायरेक्शन, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग जगह से प्रकाश की किरणें या किरण पुंज, ऐसी किरण पुंज जो अलग अलग दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं। ठीक है, किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं। तो इन या ऐसी किरण पुंजों को हम क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, यानी कहीं पर एक जगह आके अभिसरित हो जा रही है, केंद्रित हो जा रही है। यानी ऐसी किरण पुंज जो कहीं एक जगह जाकर क्या हो जा रही है, केंद्रित हो जा रही है या अभिसरित हो जा रही है, उन्हीं को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट लाइट बीम। ठीक है, जिसको अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो अब देखिए यहां पे क्या होता है कि ऐसी किरण पुंजे या ऐसी किरण पुंज जो क्या होती हैं किसी एक बिंदु से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट इस तरह से निकल रही है। देखिए ऐसी रेज हैं, ऐसी किरणें हैं जो निकल तो एक ही पॉइंट से रही हैं लेकिन जा रही हैं अलग अलग दिशाओं में। निकल एक ही पॉइंट से रही हैं लेकिन जा रही हैं अलग अलग दिशाओं में। और यहाँ पे देखिए अलग अलग दिशाओं से आ रही हैं लेकिन एक ही पॉइंट पे क्या हो जा रही है, पॉइंटेड हो जा रही हैं। और ये कोई पॉइंट सोर्स से निकल रही हैं और दूर दूर ऐसे क्या हो जा रही है, फैल। जैसे अपना टार्च हम जलाते हैं तो टार्च इतना छोटा, ऐसी किरण क्या होती है, फैल जाती है। तो किस प्रकार की किरण पुंज होती है, आपको सारी किरण पुंज, ठीक है ना। ये दो हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं तीसरा मैं यही पे बता देता हूँ तीसरा क्या होता है। तीसरा यहाँ पर पैरेलल लाइट बीम, जिसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो बेटा समांतर किरण पुंज का मतलब होता है ऐसी किरण पुंज जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं, ना मिलती हैं ना मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक लाइट रेज ये गई, एक लाइट रेज ये गई, एक लाइट रेज ये गई, एक लाइट रेज ये गई। ऐसा भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर। ये हमेशा स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप की किरणें जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं, एक दूसरे के समांतर चलने वाली किरणों का किरण पुंज जो है वो कैसा कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है, ठीक है। इन्हीं तीनों हम बीम को लेकर क्या करेंगे, आगे जो भी वीडियो वगैरह बनेंगे या जो भी इनके क्लास में जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, अभी हम आगे चल के हम प्रकाश के साथ घटने वाली दो घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और एक प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में हमें इनका जरूरत पड़ेगा, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इनको आप लोग याद रखिएगा कि तीन टाइप की लाइट बीम होती है। पहली लाइट बीम होती है कन्वर्जेंट, जो क्या होता है, पॉइंटेड हो जाता है, कहीं पे आती प्रकाश किरणों को एक जगह ऐसे मिला देता है। और दूसरी जो बीम होती है वो कन्वर्जेंट, पहली कन्वर्जेंट, दूसरी डाइवर्जेंट होती है, जो ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, मतलब किसी एक पॉइंट से निकलेगी और ऐसे क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तीसरी होती है पैरेलल बीम, यानी जो क्या होती है, समांतर चलती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बस आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आज का वीडियो टोटल इंट्रोडक्शन था और हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या गुणधर्म है, प्रकाश के सोर्सेस क्या हैं और प्रकाश के माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं और रे क्या होती है, यानी किरण क्या होती है और किरण पुंज क्या होती हैं, ठीक है।